welcome to Chetan Bharat Learning. And like always, we'll begin our week with economy-related current affairs. Now, our period of reference for this particular video would be from 5th of October to 11th of October. Alright? So हम देख लेते हैं कि पिछले एक हफ्ते में इकोनॉमी रिलेटेड करंट अफेयर्स में क्या-क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आई थी, कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज हमने कवर करने हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में. इश्यूज टू बी कवर्ड. नंबर 1, मॉनेटरी पॉलिसी बाय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी. जैसा कि आप लोग जानते हो कि एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है जिसमें 3 मेंबर्स आरबीआई से हैं और 3 गवर्नमेंट अपॉइंट करती है. वो हर 2 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी के साथ आते हैं जिसे हम कहते हैं बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी. तो अभी रिसेंटली मॉनेटरी पॉलिसी के साथ आए हैं ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी वाले. इन्होंने क्या-क्या रिकमेंडेशंस दी हैं और उनका ओवरऑल क्या इंपैक्ट हो सकता है इंडियन इकोनॉमी में, वो हम डिस्कस करेंगे. ऑलराइट. फिर बहुत सारे कुछ आर्टिकल्स ऐसे आए थे जो इंडिया की इकोनॉमिक रिकवरी के बारे में कमेंट्री कर रहे थे कि इंडिया की इकोनॉमिक रिकवरी कैसी चल रही है और कैसे बेटर हो सकती है. तो उस पे 2 आर्टिकल्स हैं, वो हम डिस्कस करेंगे. Then we'll talk about resolution of insolvency and bankruptcy. हमने लास्ट वीडियो में देखा था या लास्ट वीडियो में देखा था कि insolvency and bankruptcy कोड जो bankruptcy केसेस को रिजॉल्व करते हैं उनकी प्रोसीडिंग्स को सस्पेंड कर दिया गया था ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन. राइट? आपको पता होगा कि बहुत सारे कॉर्पोरेट स्ट्रेस में थे, इसलिए उनके खिलाफ बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स ना स्टार्ट हो जाएं. आपने लॉकडाउन के फेज के दौरान को मद्देनजर रखते हुए आपने सस्पेंड कर दी थी आईबीसी की प्रोसीडिंग्स, क्योंकि ऑलरेडी स्ट्रेस में चल रहे हैं. अब वो पीरियड खत्म होने वाला है कुछ टाइम में. उसके बाद बहुत सारे कॉर्पोरेट्स आएंगे जो बैंक्रप्सी डिक्लेयर करेंगे, तो उनका कैसे बैड डेट या बैंक्रप्सी केसेस रिजॉल्व करने हैं, क्या आईबीसी का सिग्निफिकेंस है, कैसे ये सक्सेसफुल रहा है और इसमें क्या कुछ और चेंजेस करने चाहिए जिससे ओवरऑल रेजोल्यूशन ऑफ बैड डेट बेटर हो जाए, वो देखेंगे. और एंड में हम देखेंगे ग्रीनिंग एमएसएमईज के एमएसएमई माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को क्यों हमें ग्रीन टेक्नोलॉजीज की तरफ शिफ्ट करना चाहिए. उस पे एक आर्टिकल आया था इंडियन एक्सप्रेस पे, उसको हम देखेंगे. ऑलराइट. सो विदाउट फर्दर डू लेट्स बिगिन विद मॉनेटरी पॉलिसी बाय मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी. नाउ ये टॉप न्यूज थी पिछले हफ्ते, इसीलिए इससे रिलेटेड बहुत सारे आर्टिकल्स आए हैं, बहुत हिंदू में आए हैं, बहुत इंडियन एक्सप्रेस में आए हैं और एक द प्रिंट पब्लिकेशन है उसमें भी आए हैं. तो हम उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स निकाल के उन्हें डिस्कस करते हैं और जो भी आपके यूपीएससी की तैयारी के लिए इंपॉर्टेंट न्यूज होगी विद रिस्पेक्ट टू मॉनेटरी पॉलिसी उसे देख लेंगे. ऑलराइट. चलो फिर देखते हैं न्यूज में क्या है. The newly constituted Monetary Policy Committee unveiled its 3rd bi-monthly monetary policy of this financial year. अब यहां वर्ड न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड क्यों लिखा हुआ है? आपको जैसे मैंने बताया था कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ना, इसके 3 मेंबर आरबीआई से होते हैं और 3 मेंबर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करती है ना. जो आरबीआई के मेंबर्स हैं वो होगा आरबीआई का आपका गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर और एक ऑफिसर. ये तो ठीक है. ये जो 3 मेंबर्स ऑफ अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट होते हैं ना, इनका टर्म होता है 4 इयर्स का. ना इस साल के अगस्त में 4 इयर्स का टर्म जो 3 मेंबर्स हैं इनका एक्सपायर हो रहा था और एक्सपायर हो गया था ना. उसके बाद 3 नए मेंबर आपने गवर्नमेंट ने अपॉइंट करें, इसीलिए वी आर यूजिंग द वर्ड न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड. ठीक है. तो न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अनवेल्ड इट्स 3rd बाय मंथली पॉलिसी. बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी कौन सी होगी? हर 2 महीनों में की जाती है. तो इस साल की 3rd इन्होंने अक्टूबर में अभी रिसेंटली रिलीज करी है. नाउ इस मॉनेटरी पॉलिसी की सिग्निफिकेंस पता क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ना कम्स आउट विद पॉलिसी रेट्स. पॉलिसी रेट्स जैसे आप जानते हो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेट. नाउ इस साल की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने जो मॉनेटरी पॉलिसी निकाली है ना 3rd बाय मंथली, उसमें जो पॉलिसी रेट्स हैं उन्हें अनचेंज्ड रखा है, ना कम करा है ना ज्यादा करा है. मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेपो रेट ना कम करा है ना ज्यादा करा है. Now, जैसा कि आप जानते हो कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का ना मैंडेट पता क्या है कि उसने इन्फ्लेशन कंट्रोल करनी है. इन्फ्लेशन शुड बी बिटवीन 4% ± 2%.
यानी कि 2% से लेके 6% तक इन्फ्लेशन रहनी चाहिए। नाउ अभी रिसेंट जो इन्फ्लेशन का डेटा आया था उसमें पता चला था कि इन्फ्लेशन 6% से भी ज्यादा है। नाउ ऐसे मौके पे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ना, ये इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना चाहेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन इसके टारगेट से बाहर है, 6% से ऊपर है। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए देयर इज अ चांस कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पॉलिसी रेट्स ऊपर कर दे। आप ये जानते हो कि रेपो रेट बढ़ाने से इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है, कम होने से इन्फ्लेशन बढ़ती है और ग्रोथ पे फोकस ज्यादा होता है। नाउ जैसा कि आप जानते हो कि इन्फ्लेशन बढ़ी हुई है पर इकोनॉमी में ग्रोथ की सिचुएशन भी खराब है, तो इस बारी ना मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने बोला है कि इन्फ्लेशन ये जो बढ़ी हुई है ना, ये थोड़े टाइम में अपने आप कम हो जाएगी। ठीक है, ये ट्रांजिएंट फेज है, तो इसीलिए हम अपना फोकस ग्रोथ पे ही रखेंगे। ठीक है, बट ग्रोथ पे फोकस रखने के लिए हम पॉलिसी रेट कम करने चाहिए हमें, पर हम कम नहीं करेंगे, हम कुछ और मेजर्स लेंगे जिससे ग्रोथ बूस्ट हो। क्लियर? तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, अगर आप देख रहे हो, अगर आप हमारे जीएस इकोनॉमी लेक्चर्स फॉलो कर रहे हो, तो यू नो व्हाट डू दे मीन बाय अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस। अकोमोडेटिव मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस होता है जब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी रेट्स कम करती है और ग्रोथ पे फोकस ज्यादा करती है। तो इस बारी भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने रेट्स कम तो नहीं करे पर बढ़ाए भी नहीं। अगर बढ़ा देती तो वो इन्फ्लेशन पे ज्यादा फोकस कर रही होती, बट उसने, और अगर कम करती तो ग्रोथ पे ज्यादा फोकस कर रही होती, बट क्योंकि इन्फ्लेशन ऑलरेडी हाई है उसने रेट्स अनचेंज्ड रखे हैं और अपना प्राइमरी फोकस रखा है ग्रोथ पे कि इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ाओ, लिक्विडिटी ज्यादा होगी तो ग्रोथ बढ़ेगी। ऑलराइट, क्लियर? Now, MPC has kept the key policy interest rates unchanged because of the following reasons. Unchanged क्यों रखे हैं? MPC considers the current inflation hump, जो करंट अभी बढ़ा हुआ है, to be transient. ये थोड़े टाइम के लिए है, आने वाले क्वार्टर्स में कम हो जाएगा अपने आप ही, तो हमें इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही कम हो जाएगी इन्फ्लेशन। एंड wants to address the current urgent need to revive growth. तो इनका फोकस ग्रोथ पे है, इसलिए इन्होंने पॉलिसी रेट्स बढ़ाए नहीं। RBI believes that a faster and stronger rebound, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ in economy is eminently feasible if the current momentum of upturn gains ground. इनका कहना है कि आने वाले कुछ समय में ना इकोनॉमी वापस ऑन ट्रैक आ सकती है अगर हम सारे डिसीजंस ठीक से लेते जाएं और अभी जो इंकरेजिंग साइंस चल रहे हैं इंडियन इकोनॉमी को लेके वो चलते जाएं। अगर अभी हमने ये जो अभी फेज चल रहा है इकोनॉमिक रिकवरी का, इसे रोक दिया तो बहुत बुरी हालत हो जाएगी। तो हमारा फोकस है कि इन दोनों बातों से आरबीआई ने क्या कहा? आरबीआई ने कहा इन्फ्लेशन तो कंट्रोल में अपने आप आ जाएगी, तो हम पॉलिसी रेट्स बढ़ा नहीं रहे, और ग्रोथ तभी पॉसिबल है अच्छी अगर हम ये जो मोमेंटम बना हुआ है ना ग्रोथ का, ये जो रिकवरी होती जा रही है, ये हम इसे कंटिन्यू रखें। इसीलिए एमपीसी ने अपना फोकस ग्रोथ पे रखा है इस बारी। Clear? Therefore, RBI has decided to keep its monetary policy stance as accommodative to keep its focus on reviving growth. Make sense? ठीक है। अच्छा, आरबीआई ने प्लस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने ना ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी जिसमें बाय मंथली पॉलिसी निकाली थी, इसमें कुछ प्रिडिक्शंस भी दी हैं कि इन्फ्लेशन आने वाले समय में क्या होगी, ग्रोथ आने वाले समय में क्या होगी। तो वो देख लेते हैं इसकी प्रिडिक्शंस। आरबीआई's projections. RBI is projecting a negative real GDP growth of 9.5% for 2020-21. ये जो करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ना, इसमें रियल जीडीपी जो आपकी है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी बाय 9.5%, यानी कि आपका ग्रोथ रेट होगा -9.5%, कॉन्ट्रैक्ट करेगी इस पूरे साल में। ठीक है, बट आरबीआई बिलीव्स रियल जीडीपी ग्रोथ फॉर फर्स्ट क्वार्टर मतलब नेक्स्ट ईयर का जो पहला क्वार्टर आएगा ना मार्च से लेके, उसमें जीडीपी ग्रोथ रेट 20.6 हो जाएगी। ठीक है, तो आरबीआई कह रहा है रिकवरी हो सकती है। हां, इस साल आपकी इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट करी है, बट नेक्स्ट ईयर के पहले ही क्वार्टर में आपकी इकोनॉमी विल ग्रो बाय 20.6% प्लस पॉजिटिव में ग्रो होएगी, और ये अच्छा ग्रोथ रेट है। ठीक है, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास सेड द डीप कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द जून क्वार्टर ऑफ 2000, इस साल का जो जून का क्वार्टर था, आर बिहाइंड अस, वो अब पीछे हो चुका है। सिल्वर लाइनिंग्स आर विजिबल इन द फ्लैटनिंग ऑफ एक्टिव केस लोड कर्व अक्रॉस द कंट्री। आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि रिकवरी पॉसिबल इसलिए भी है कि जो मेन हमारा प्रॉब्लमैटिक साल का क्वार्टर था ना,
वो अब पीछे जा चुका है। आपका जो केस लोड बढ़ते जा रहे थे कोरोना के, अब वो फ्लैटन होने लग गए हैं, आपका कर्व फ्लैटन होने लग गया है, तो केसेस अब कम ही होंगे और इसलिए इकोनॉमी रिकवर करेगी। ठीक है, आरबीआई प्रोजेक्ट्स दैट द करंट स्पाइक इन इन्फ्लेशन, ठीक है, वुड ईज एंड कम क्लोजर टू द टारगेट बाय फोर्थ क्वार्टर। इसी साल के एंड में आपकी इन्फ्लेशन भी विद इन टारगेट आ जाएगी। अभी जो 6% से ज्यादा हो रखी है अपने आप कम आ जाएगी, इसलिए इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की जरूरत ही नहीं है। आरबीआई कहता है कि जो इन्फ्लेशन बढ़ी थी ना, वो बढ़ी थी सप्लाई साइड फैक्टर्स की वजह से। सप्लाई साइड फैक्टर्स मतलब क्योंकि गुड्स जो थे वो सप्लाई नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि इकोनॉमी बंद थी तो गुड्स सप्लाई नहीं हो पा रहे थे, डिमांड इधर थी पर गुड्स सप्लाई हो नहीं पा रहे थे, तो इसलिए इन्फ्लेशन बढ़ गई। सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है। ऑटोमेटिकली जब इकोनॉमी खुल रही है ना धीरे धीरे, सप्लाई चेन्स वापस होने लग जाएंगी, सप्लाई ठीक ठाक होने लग जाएगी और ये जो प्राइस राइज हो रखा है इन्फ्लेशन में वो कम होने लग जाएगा, अपने आप ही होने लग जाएगा। हमें इंटरेस्ट रेट्स या की पॉलिसी रेट्स बढ़ाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आरबीआई इज होपफुल दैट द सप्लाई चेन्स आर मेंडिंग, ठीक हो रही हैं, एंड दिस वुड हैव अ सोबरिंग इफेक्ट ऑन इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन अपने आप कम हो जाएगी। ठीक है, नाउ अदर स्टेप्स टू ईज लिक्विडिटी। नाउ आरबीआई ने लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, वैसे तो आप जानते हो कि लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए आप पॉलिसी रेट्स कम करते हो। इस बारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने पॉलिसी रेट्स कम नहीं करे, बट फिर भी लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए और बहुत सारे स्टेप्स लिए हैं। पॉलिसी रेट्स तो अनचेंज रखे हैं ग्रोथ बढ़ाने के लिए, ठीक है, पॉलिसी रेट्स तो अनचेंज रखे हैं, लिक्विडिटी बढ़ाने के मतलब लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए आपने पॉलिसी रेट्स का सहारा नहीं लिया है, आपने सहारा लिया और बहुत सारे मेजर्स का, ताकि उन मेजर से लिक्विडिटी बढ़े, इकोनॉमी ग्रो करे। अब वो कौन से मेजर्स हैं? इंक्रीज इन द साइज ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशंस। नाउ जैसा कि आप लोग जानते हो ओपन मार्केट ऑपरेशंस क्या है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गवर्नमेंट बॉन्ड्स। अब आरबीआई प्लान कर रहा है कि आरबीआई गवर्नमेंट बॉन्ड्स मार्केट से खरीदेगा, 20,000 करोड़ तक खरीदेगा। तो आरबीआई इकोनॉमी में बॉन्ड खरीदेगा और पैसा देगा इकोनॉमी में, तो इकोनॉमी में 20,000 करोड़ डालेगा, इससे लिक्विडिटी बढ़ाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द हेल्ड टू मैच्योरिटी लिमिट्स फॉर बैंक्स विल रिमेन एट 22%। नाउ हेल्ड टू मैच्योरिटी लिमिट्स क्या होती हैं? आपको पता है कि बैंक्स को एसएलआर के तहत बोला जाता है कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रखे। नाउ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती हैं? अगेन सिंपल मैं एग्जांपल दे देता हूं। लेट्स सपोज आई एम दिस पर्सन और ये गवर्नमेंट है, मैं गवर्नमेंट को 100 रुपीज दे देता हूं। ठीक है, नाउ गवर्नमेंट क्या करती है, मुझसे 100 रुपीज ले लेती है, बट मुझे एज अ प्रोमिसरी नोट, एज प्रॉमिस एक पीस ऑफ पेपर दे देती है जिसपे लिखा होता है कि ये 100 रुपीज मैंने बोरो करे हैं 7% इंटरेस्ट रेट के साथ, 1 साल बाद मैं इस इंसान को जिसने मुझे 100 दिए हैं 107 रुपीज दे दूंगा। गवर्नमेंट ये बोलती है और ये पीस ऑफ पेपर पे एक तरह का प्रॉमिस रख देती है। नाउ दिस पीस ऑफ पेपर इज नथिंग बट अ बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटी। नाउ अगर ए के पास ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी है तो उसके पास गारंटी है कि 1 साल के बाद उसके पास 107 रुपीज आएंगे, बट मान लो उसे 6 मंथ्स के बाद ही पैसे की जरूरत पड़ जाए, तो वो यही गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेच सकता है बी को एट सम प्राइस। बी के पास जब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी आ जाएगी तो बी इस पीस ऑफ पेपर से 6 महीने और बाद गवर्नमेंट से डायरेक्टली 107 रुपए ले लेगा। तो अगेन ये जो पीस ऑफ पेपर होता है ना, इसे आप बेच सकते हो। ठीक है, नाउ आरबीआई बैंक्स को पता है क्या कहता है? आरबीआई कहता है वैसे तो आपके पास जितनी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं आप रखो, उसे कभी भी बेच सकते हो, पर एक पर्टिकुलर लिमिट तक ना आपको अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटी मैच्योरिटी तक होल्ड करनी है। मैच्योरिटी तक होल्ड करने का मतलब क्या है? मैच्योरिटी तक होल्ड करने का मतलब है आप बीच में किसी को बेच नहीं सकते, राइट? पूरे 1 साल तक आपको इसे रखना है। ना आरबीआई जनरली ये जो लिमिट होती है ना, ये 25% तक रखता है कि 25% तक ही आप हेल्ड टू मैच्योरिटी सिक्योरिटीज रख सकते हो, उससे ज्यादा नहीं रख सकते। ना आरबीआई ने रिसेंटली इस लिमिट को कम कर दिया था। वो कम इसलिए करा था ताकि बैंक्स ना अब ज्यादा सिक्योरिटीज बेच सके। पहले 25% तक सिक्योरिटीज आपको मैच्योरिटी तक रख रहे हो आप, अब आप कम कर देते हो इस लिमिट को, अब बैंक ज्यादा सिक्योरिटीज बेच सकते हैं। और बैंक्स अगर सिक्योरिटी बेच पाएंगे मैच्योरिटी तक, क्योंकि मैच्योरिटी तक तो उनका पैसा लॉक हो गया, पर अगर मैच्योरिटी तक नहीं रखना है, आप बेच सकते हो, तो बैंक्स के पास भी लिक्विडिटी आएगी, पैसा आएगा। जब तक बेच नहीं सकते थे तब तक तो पैसा फंसा हुआ था ना, लॉक था। अब बेच सकते हो तो लिक्विडिटी आ सकती है। तो आपने लिमिट कम रखी हुई है और ये आरबीआई कह रहा है हम कम रखेंगे ताकि लिक्विडिटी ईज हो जाए।
ठीक है। दूसरा स्टेप इस बारी आरबीआई ने क्या लिया है लिक्विडिटी ईज करने के लिए। अभी रिसेंटली न्यूज पता क्या आई है कि गवर्नमेंट को ना बहुत ज्यादा अपनी बोरोइंग्स बढ़ानी पड़ेंगी, क्योंकि इतनी गवर्नमेंट ने फिस्कल एक्सपेंशन करी है, फिस्कल डेफिसिट बढ़ाया है, तो गवर्नमेंट को बोरोइंग्स बढ़ानी पड़ेगी इकोनॉमी को ठीक करने के लिए। तो गवर्नमेंट की बोरोइंग जब बढ़ती है तो एज यू गाइज ऑल नो बाय नाउ, जो इकोनॉमी की क्लासेस लगा रहे हैं, जब गवर्नमेंट की बोरोइंग्स बढ़ती है तो क्राउडिंग आउट इफेक्ट हो जाता है प्राइवेट इन्वेस्टर्स का, राइट। अब प्राइवेट इन्वेस्टर्स का क्राउडिंग आउट इफेक्ट ना हो, इसीलिए गवर्नमेंट लिक्विडिटी बढ़ा रही है कि इतना पैसा फ्लश कर दो इकोनॉमी में कि गवर्नमेंट के लिए भी पैसा बचे और प्राइवेट लोगों के लिए भी पैसा बचे, राइट। नहीं तो अगर पैसा कम रखोगे, लिक्विडिटी कम रखोगे और उसमें से ज्यादा गवर्नमेंट बोरो कर लेती है तो क्राउडिंग आउट हो जाएगा। प्लस इस बारी ना जीएसटी कॉम्पनसेशन फंड में पैसा नहीं है, अब स्टेट्स को वो प्रॉपर कॉम्पनसेशन जा नहीं पाएगा जीएसटी का। ये तो आपने कंट्रोवर्सी सुनी, हमने पिछले करंट अफेयर्स की वीडियो में भी कर लिया है। तो कॉम्पनसेशन स्टेट्स के पास नहीं जा पाएगा, तो इसलिए अब स्टेट गवर्नमेंट्स को भी पैसा बोरो करना पड़ेगा ना। आरबीआई ने डिसाइड करा है कि स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भी लिक्विडिटी की कमी ना रहे, इसलिए फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री आरबीआई ओपन मार्केट ऑपरेशंस कर रहा है, पर सेंट्रल गवर्नमेंट बॉन्ड्स के नहीं, स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स के भी कर रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट के भी कर रहा है, पर पहली बारी हिस्ट्री में स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स भी आरबीआई खरीदेगा ताकि स्टेट गवर्नमेंट्स के पास भी एडिक्वेट पैसा हो। सो आरबीआई फॉर द फर्स्ट टाइम विल बी कंडक्टिंग ओपन मार्केट ऑपरेशंस फॉर स्टेट गवर्नमेंट बॉन्ड्स एज वेल, ठीक है। और लास्ट, एन ऑन टैप टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस ऑफ 1 लाख करोड़ हैज बीन अनाउंस्ड। नाउ लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस क्या होते हैं? लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस होते हैं, जैसे रेपो ऑपरेशंस आपको पता है, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस होंगे जब आरबीआई किसी भी बैंक को, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को पैसा दे देता है फॉर अ पीरियड बिटवीन 1 to 3 ईयर्स, लॉन्ग टर्म के लिए पैसा दे देता है एट अ पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट, और वो पर्टिकुलर इंटरेस्ट रेट कौन सा होगा? रेपो रेट। जो रेपो रेट चल रहा है उस पे बैंक को पैसा दे देता है आरबीआई फॉर 1 to 3 ईयर्स। नाउ बैंक लोन तो ले लेता है, पर बदले में बैंक को कुछ आरबीआई के पास कोलैटरल रखना पड़ेगा। बैंक आरबीआई के पास कोलैटरल रख देता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का। नाउ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कोलैटरल रख के रेपो रेट पे जब बैंक आरबीआई से 1 से 3 साल के लिए पैसा लेता है, बोरो करता है, उसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस। नाउ आरबीआई ने डिसाइड करा है कि कम से कम 1 लाख करोड़ के लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस करेगा, ताकि 1 लाख करोड़ विल बी फ्लश्ड इन बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम में आप 1 लाख करोड़ डाल रहे हो, लिक्विडिटी डाल रहे हो, ताकि बैंक्स के पास पैसा आए और वो पैसा बैंक आगे बोरोवर्स को दे, कस्टमर्स को दे, इकोनॉमी में लिक्विडिटी आए। क्लियर? तो टारगेटेड क्यों है? क्योंकि आपने टारगेट रखा हुआ है 1 लाख करोड़ का। और ऑन टैप का मतलब क्या है कि आरबीआई जनरली एक पर्टिकुलर विंडो नहीं रख रहा कि जून के महीने में ही वो ये कर रहे हैं। ऑन टैप का मतलब कभी भी किसी बैंक को जरूरत हो वो ले सकता है, थ्रू आउट द ईयर ये विंडो खुली है, ठीक है, इसे ऑन टैप कहते हैं। क्लियर? अगेन जैसा कि आप देख सकते हो ये सारे जो फीचर्स हैं ये किस लिए हैं? ताकि इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ाई जा सके। और जब आरबीआई इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ाता है तो आरबीआई इज फॉलोइंग मॉनेटरी एक्सपेंशन, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी। दो उसने पॉलिसी रेट्स कांस्टेंट रखे हैं, पर और स्टेप्स के थ्रू उसने मॉनेटरी पॉलिसी को एक्सपैंड करा है। क्यों? अगेन उसका फोकस किस पे है? ग्रोथ पे, ठीक है। एंड दैट इज व्हाई मॉनेटरी पॉलिसी स्टांस आरबीआई ने रखा है अकोमोडेटिव। अकोमोडेटिव इज व्हेन योर फोकस इज मोर ऑन ग्रोथ एंड यू एक्सपैंड मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। नाउ एक और टर्म हम यूज करते हैं, अभी तो मैंने आपको अकोमोडेटिव बताया ना, अकोमोडेटिव, टाइट वगैरह। एक और वर्ड यूज करते हैं हम, 2 और वर्ड्स यूज करते हैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी को डिस्क्राइब करने के लिए, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की पॉलिसी को डिस्क्राइब करने के लिए। एक हम वर्ड यूज करते हैं डविश और एक हम वर्ड यूज करते हैं हॉकिश। मॉनेटरी पॉलिसी हॉकिश तब होगी जब मॉनेटरी पॉलिसी का मेन एम है इन्फ्लेशन कंट्रोल। जब इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी आरबीआई अग्रेसिव होएगी,
उसे हम हॉकिश पॉलिसी स्टांस कहेंगे। ठीक है, अभी जैसा कि आप जानते हो अभी फोकस इतना इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का नहीं है। इन्फ्लेशन कंट्रोल करने का मतलब आप पॉलिसी रेट्स बढ़ा रहे हो, लिक्विडिटी कम कर रहे हो, आप मॉनेटरी कॉन्ट्रैक्शन कर रहे हो, है ना, डियर मनी पॉलिसी, चीप मनी पॉलिसी फॉलो कर रहे हो रादर देन लूज मॉनेटरी पॉलिसी। तो जब आप इन्फ्लेशन पे ज्यादा फोकस करते हो और इन्फ्लेशन को एग्रेसिवली टारगेट करते हो उसे हॉकिश पॉलिसी कहते हैं। डविश पॉलिसी क्या होगी? डविश वो पॉलिसी होती है जब आप इन्फ्लेशन पे इतना फोकस नहीं कर रहे, आप ग्रोथ पे ज्यादा फोकस कर रहे हो। इन्फ्लेशन का आपको इतना डर नहीं लगा हुआ, आप इन्फ्लेशन को अग्रेसिवली टारगेट नहीं कर रहे, आप ग्रोथ पे फोकस रख रहे हो। तो ग्रोथ पे फोकस करने के लिए आप मॉनेटरी पॉलिसी एक्सपैंड करते हो। तो जो करंट मॉनेटरी पॉलिसी, बाय मंथली मॉनेटरी पॉलिसी अनाउंसमेंट है, उसे हम इजीली डविश कह सकते हैं, इसका डविश स्टांस है। ठीक है, और ये वर्ड भी ना ऐसी नेचर से आते हैं। हॉक्स जो होते हैं, बर्ड्स ऑफ प्रे, ये अग्रेसिव ज्यादा होते हैं ना, तो हॉकिश का मतलब आप अग्रेसिव हो ज्यादा इन्फ्लेशन को लेके। डव जो बर्ड्स होती हैं, साबुन नहीं, सोप नहीं, डव जो बर्ड्स होती हैं वो बर्ड्स ऑफ पीस कही जाती है ना, तो इसका मतलब आप इन्फ्लेशन पे इतना अग्रेसिव नहीं हो, आप ग्रोथ की तरफ ज्यादा चल रहे हो। तो ये जो पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जो टोन है वो डविश है। ये किससे प्रूव होता है? ये इन पॉइंट से प्रूव होता है कि despite the fact MPC kept policy rates unchanged, the overall tone of monetary policy is dovish due to following reasons. एक, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कह रही है कि इन्फ्लेशन जो करंटली बढ़ी हुई है ना, करंटली वो ट्रांजिएंट है, अपने आप कम हो जाएगी, तो उसको हम टारगेट ही नहीं करेंगे अग्रेसिवली, अगेन हॉकिश नहीं होंगे। ठीक है, दूसरा, MPC has stated its intention to maintain an accommodative policy stance well into next financial year. क्यों? क्योंकि अभी सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी या प्रेरोगेटिव गवर्नमेंट का और RBI का क्या है कि ग्रोथ को वापस ऑन ट्रैक लेके जाओ। कोरोना वायरस की वजह से ग्रोथ ही सबसे ज्यादा सफर हुई है, तो इसको वापस लेके आओ, तो इसीलिए डविश स्टांस है। As RBI expects inflation rate to fall well below its 6% upper limit in subsequent quarters, this policy by MPC opens up space for further monetary easing. RBI क्योंकि एक्सपेक्ट कर रहा है कि इन्फ्लेशन अपने आप नीचे आ जाएगी, तो आरबीआई ने ना पॉलिसी रेट्स कांस्टेंट पता क्यों रखे हैं कि फ्यूचर में ग्रोथ बढ़ाने के लिए आरबीआई के पास स्पेस होके रेट्स वो काट दे। अभी अगर काटता जाएगा तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब रेट्स इतने कम होंगे कि इससे ज्यादा आप काट ही नहीं सकते, फिर आप ग्रोथ बूस्ट ही नहीं कर पाओगे। तो आपने इसे अनचेंज रखा हुआ है रेट्स को, और दूसरे ऑपरेशंस कर रहे हैं लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए। फ्यूचर में क्योंकि इन्फ्लेशन कम हो ही जाएगी, फ्यूचर में ग्रोथ की रिक्वायरमेंट होगी, तो इन पॉलिसी रेट्स को और कम कर देंगे। मेक सेंस? ठीक है, चलो नेक्स्ट आर्टिकल पे हम आ जाते हैं, इकोनॉमिक रिकवरी पोस्ट लॉकडाउन। नाउ इससे रिलेटेड दो आर्टिकल्स आए थे, एक आपका इंडियन एक्सप्रेस में आया था और दूसरा भी इंडियन एक्सप्रेस में ही आया था। दो इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल आए थे। एक बता रहा है कि इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है, उसके पॉसिबल साइंस क्या हैं। ना ये जो पहला आर्टिकल है ना, ये आपको फैक्ट्स दे रहा है कि इंडिया में इकोनॉमिक रिकवरी के साइंस क्या हैं, किन चीजों से हमें पता चल रहा है कि इकोनॉमिक रिकवरी हो रही है। और इसी आर्टिकल में यह भी लिखा हुआ है कि हमें बहुत ज्यादा खुश भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि छोटे मोटे ऐसे साइंस भी हैं कि ये जो रिकवरी हो रही है ये रुक जाएगी। तो ये तो सिर्फ रिकवरी की बात कर रहा है कि इंडिया में रिकवरी की सिचुएशन कैसी चल रही है। ये जो नेक्स्ट आर्टिकल है ना, ये बात करेगा कि रिकवरी को और बेटर कैसे किया जा सकता है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा के हम रिकवरी को और बेटर कर सकते हैं। तो इन दोनों आर्टिकल्स को देखेंगे। सबसे पहले इसको देखते हैं कि साइंस क्या क्या है। एनकरेजिंग साइंस फॉर इंडियन इकोनॉमी। सबसे पहला एनकरेजिंग साइन पता है क्या है? अगस्त में ना सिचुएशन बहुत खराब थी, पर अभी सितंबर का डेटा आया है और सितंबर के डेटा ने बताया कि इंडिया के एक्सपोर्ट्स ने कमबैक स्टेज करा है। इंडिया के एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं, ग्रो करे हैं, तो ये अच्छा साइन है। जैसे कि आप जानते हो कि जीडीपी इज इक्वल टू C+I+G+X-M, where this is net exports। तो अगर आपके एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो आपकी जीडीपी बढ़ने के चांसेस हैं, तो एक्सपोर्ट्स हैव स्टेज्ड अ कमबैक, दैट इज अ गुड साइन, और इंडिया की इकोनॉमी रिकवर कर रही है, बहुत अच्छी बात है। दो इसके साथ इसने कैवियाट भी डाला है कि एक्सपोर्ट्स ने जितनी रिकवरी दिखाई है ना, इंपोर्ट्स ने उस हिसाब से रिकवरी नहीं दिखाई है। मतलब इंडिया के एक्सपोर्ट्स तो बढ़े हैं अच्छे खासे,
इंपोर्ट्स इतने ज्यादा नहीं बढ़े हैं। ठीक है ना, आप सोच रहे होगे तो बहुत अच्छी बात है, इंपोर्ट्स बढ़ने भी नहीं चाहिए, एक्सपोर्ट्स बढ़ने चाहिए, तभी तो जीडीपी बढ़ेगी। बट इंपोर्ट्स बढ़ना वैसे तो बुरी बात है बहुत ज्यादा, पर इंपोर्ट्स ना आपको एक साइन देते हैं कि आपकी इकोनॉमी कैसे परफॉर्म कर रही है। इंपोर्ट्स अगर आपके बढ़ नहीं रहे ना तो ये एक बुरा साइन है। कैसे बुरा साइन है? इसका कॉन्सिक्वेंस तो अच्छा है कि इंपोर्ट्स बढ़ने ही नहीं चाहिए, अच्छी बात है, पर अगर बढ़ नहीं रहे तो ये बुरा साइन है, अंडरलाइंग सिचुएशन खराब चल रही है, ये बताता है। अब ये कैसे बताता है? देखो, हर इकोनॉमी में इंपोर्ट्स पते कब बढ़ेंगे? जब लोगों की बाइंग कैपेसिटी बढ़ेगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर लोगों की इनकम्स बढ़ेंगी तो उनकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो इंपोर्ट्स भी बढ़ेंगे। पर अगर इंपोर्ट्स नहीं बढ़ रहे हैं तो कहने से हमारी कंट्री में जो एग्रीगेट डिमांड की सिचुएशन है वो खराब चल रही है, राइट? और ये हमें पता कैसे चलता है? अभी रिसेंट जीडीपी का भी जो डेटा आ रहा है वो बता रहा है आपकी जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। कॉन्ट्रैक्ट करती है जीडीपी तो लोगों पे इनकम कम आती है, इनकम कम आती है तो डिमांड गिरती है। तो ओवरऑल डिमांड की सिचुएशन अच्छी नहीं चल रही है, ये आपको इंपोर्ट से पता चलता है। बट गुड न्यूज इज एक्सपोर्ट्स ने अच्छा कमबैक स्टेज करा है, तो फ्यूचर में इनकम्स बढ़ जाएंगी। क्लियर? बट इंपोर्ट्स आर स्टिल डाउन और ये अच्छा साइन नहीं है। ठीक है, अगेन दूसरी ऑप्टिमिस्टिक न्यूज क्या है? There was optimistic news coming from the crucial automobile sector. अभी recently मारुति सुजुकी, महिंद्रा, ये जितनी भी बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनीज हैं, इन्होंने सेल्स में जंप देखा है। दैट मीन्स इनकी गाड़ियां ज्यादा बिक रही हैं, इनकी गाड़ियां ज्यादा बिक रही हैं, तो इसका मतलब क्या है? ऑटोमोबाइल सेक्टर उभर रहा है, रिकवर कर रहा है। इट्स अ गुड साइन। प्लस नॉट जस्ट 4 व्हीलर, 2 व्हीलर सेक्शन में भी काफी ज्यादा जंप आया है। और 2 व्हीलर सेक्शन आपको बताता है डिमांड की सिचुएशन इन रूरल एरियाज, बिकॉज रूरल एरियाज में 2 व्हीलर कंजम्पशन अच्छी खासी है। जो लोअर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है उनमें 2 व्हीलर कंजम्पशन, लोअर मिडिल क्लास, उनमें 2 व्हीलर कंजम्पशन एक मतलब उनमें ज्यादा होती है। तो अगर 2 व्हीलर सेगमेंट भी ग्रो कर रहा है, दैट मींस लोअर सेक्शन ऑफ सोसाइटी भी थोड़ा बेटर रिकवर कर रहे हैं। क्लियर? एक और साइन आया है, डिमांड फॉर पेट्रोल हैज इंक्रीज्ड। पेट्रोल की डिमांड 2% से बढ़ी है। अगेन लोगों की मोबिलिटी बताता है। बट साथ साथ इसने यह भी बोला है कि पेट्रोल की डिमांड तो बढ़ी है, डीजल की डिमांड गिर गई है। इससे पता क्या चलता है? इससे पता यह चलता है कि लोग पर्सनल व्हीकल्स को ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं एज कंपेयर टू कम्युनिटी ट्रांसपोर्ट या पब्लिक ट्रांसपोर्ट। कैसे? पेट्रोल जनरली आपके पर्सनल व्हीकल्स में यूज होता है, डीजल यूज होता है फ्लाइट में, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ट्रेन्स में, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसेस में। अब लोग ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को या कम्युनिटी ट्रांसपोर्ट को, इकट्ठा जहां ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसे ज्यादा नहीं यूज करें, पर्सनल ट्रांसपोर्ट ज्यादा यूज करें, तभी पेट्रोल ज्यादा यूज हो रहा है और डीजल कम यूज हो रहा है। और यह भी कैसे पता चलता है? फ्लाइट की टिकट्स की सेल बहुत ज्यादा कम हुई है ना? तो ये जो कम्युनिटी ट्रांसपोर्ट है ये बहुत कम हुआ है, शिफ्ट हुआ है कम्युनिटी ट्रांसपोर्ट से पर्सनल ट्रांसपोर्ट पे, इसीलिए पेट्रोल की कंजम्पशन ज्यादा है। बट ये अच्छी चीज है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सबसे अच्छी चीज हुई है वो ये है कि एक ना निकी इंडिया है, एक कंसल्टेंसी फर्म है जो निकालती है परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। ठीक है ना, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए भी निकाला जाता है और सर्विस सेक्टर के लिए भी निकाला जाता है। ठीक है, दोनों के लिए निकलता है। अभी रिसेंटली निकी इंडिया ने, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है निकी ने, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए निकाला है ना। इस इंडेक्स की खास बात पता है क्या है? बोथ मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज में ये जो इंडेक्स होता है ना, इसका स्कोर होता है फ्रॉम 0 to 100। अगर इंडिया का स्कोर ग्रेटर देन 50 है तो इंडिया की इकोनॉमी एक्सपैंड कर रही है, अगर लेस देन 50 है तो इंडिया की इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। तो अभी रिसेंटली जो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स आया ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का, निकी मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, इसने दिखाया है कि सितंबर में स्कोर आया है 56.8 एज कंपेयर टू अगस्त जब था 52। तो 52 से 56 आपका स्कोर जंप करा है। दैट मींस मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी आपकी बेटर हो रही है, रिकवर हो रही है, सितंबर के मंथ में बेटर हुई है। तो ये परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स भी है। बाकी परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स और मतलब इसकी पूरी डिटेल, इसको डिटेल में हम अपने इकोनॉमिक्स के लेक्चर्स में करेंगे जब इंडस्ट्री का चैप्टर आएगा। अभी फिलहाल करंट अफेयर समझने के लिए आपको यही पता होना चाहिए कि परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स का स्कोर का सिस्टम क्या है। क्लियर? ठीक है, चलो
बट ये आर्टिकल साथ साथ ये कहता है कि देयर इज नो रूम फॉर कंप्लेसेंसी। अभी ये नहीं है कि आप बहुत अच्छी न्यूज है, रिकवरी हो रही है, खुश हो जाओ, सारे आराम से बैठ जाओ, नहीं, अभी भी आपको वॉचफुल रहना पड़ेगा, अभी भी सिचुएशन बिगड़ सकती है। और उसका रीजन पता है क्या बताया? उसका रीजन ये बताया कि देखो इकोनॉमी कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान कॉन्ट्रैक्ट करेगी। इसका रीजन तो सिंपल है, सिंपल ये, इकोनॉमी जब आप बंद ही कर दोगे, सारे इंडिया बंद कर दोगे, तो इकोनॉमी कैसे चलेगी, राइट? नाउ पाया ये गया था कि मई में जब अनलॉक 1 हुआ था, मई के बाद इकोनॉमी धीरे धीरे आपने खोलनी शुरू करी थी ना। जैसे जैसे धीरे धीरे आपने इकोनॉमी खोलनी शुरू करी थी, चांसेस ये होने चाहिए थे कि आपकी इकोनॉमी रिकवर करते जानी थी, वापस ऑन ट्रैक आते जाती है ना, वो ज्यादा आप मतलब उससे सरप्राइज ना होते। जैसे जैसे आप खोल रहे हो इकोनॉमी बढ़ती जाए, बट इसके उल्टा हुआ। जैसे जैसे आप इकोनॉमी खोल रहे थे, इकोनॉमी ना या तो बढ़ नहीं रही थी, स्टैग्नेंट थी, या कहीं कहीं सेक्टर्स में गिर भी रही थी। अब अगस्त के बाद, अगस्त सितंबर में आपकी इकोनॉमी ने रिकवरी दिखाई है, और सितंबर में अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है, ठीक है? तो ये पता नहीं कुछ बताता है, डरने की बात है कि ऐसा क्यों हो रहा था, इसको फिगर आउट करना है। दूसरी इन्होंने चीज पता क्या बोली है? 2 इंडेक्स निकले हैं। एक इंडेक्स है नोमूरा, एक कंसल्टेंसी फर्म है नोमूरा, इंडिया बिजनेस रिजम्पशन इंडेक्स, और एक है आपका SBI बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स। दोनों ने पता क्या बताया? दोनों ने यह बताया कि सितंबर में इकोनॉमी रिकवर तो कर गई, पर सितंबर के एंड में आते आते स्टैग्नेट भी करने लगी है, ठीक है? जैसा कि आप ये ग्राफ देख सकते हो, ये मई से स्टार्ट हुआ, इकोनॉमी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ गई, सितंबर में ऐसा जंप दिखाया, पर सितंबर के एंड में आते आते फ्लैट हो गई। तो इकोनॉमी शायद फ्लैट हो गई है, गिर भी सकती है। सेम ही चीज नोमूरा वालों ने भी दिखाया कि बढ़ रही है इकोनॉमी, अगस्त में बढ़ने लग गई, सितंबर में और बढ़ गई। 27 सितंबर के आते एकदम से हल्का सा ड्रॉप आया इंडेक्स में, राइट? तो अभी खुश होने की इतनी जरूरत नहीं है। ये जो रिकवरी हुई है सितंबर में, शायद ये लॉन्ग स्टेइंग नहीं है, मतलब परमानेंट नहीं है, ये गिर भी सकती है। तो देयर इज नो रूम फॉर कंप्लेसेंसी, दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, यही है, ठीक है? चलो ये तो हमने कर लिया स्टेट ऑफ रिकवरी, कि रिकवरी कैसी चल रही है। अब हम देखते हैं कि रिकवरी और अच्छी करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है? उसका आर्टिकल देखते हैं। रिवाइविंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसा कि आप जानते हो, बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है किसी भी इकोनॉमी के लिए। उसका सिंपल रीजन ये है, इंफ्रास्ट्रक्चर आपकी इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। आपकी इकोनॉमी में रोड्स नहीं होंगी, ब्रिजेस नहीं होंगे, हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, ये सारी चीजें नहीं होंगी तो इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छे से नहीं होंगी। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को सपोर्ट करने के लिए, आपकी इकोनॉमी की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्यूरेबल और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना बहुत जरूरी है। बट इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड्स अ लॉट ऑफ पैसा, फाइनेंस, ठीक है? इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2017-18 सेड has assessed India's infrastructure financing needs of 4.5 trillion by 2040. 2040 तक इंडिया को इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बनाने के लिए कम से कम 4.5 ट्रिलियन डॉलर्स चाहिए, राइट? इतनी तो हमारी एक साल की जीडीपी नहीं है अभी। इतना पैसा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर में डालना ही डालना है। नाउ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इतना पैसा कहां से आएगा? सारा का सारा गवर्नमेंट तो लेके आ नहीं सकती, तो इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लाने के लिए प्राइवेट एंटिटीज को भी आना पड़ेगा साथ में ना। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी एक सिस्टम बनाया हुआ है जिसके थ्रू गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटिटीज कोलैबोरेट करके इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। दोनों पैसा लेके आते हैं, दोनों कोलैबोरेट करते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। उस कोलैबोरेशन को हम कहते हैं पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। बहुत सारे हाईवेज, रोड्स, ब्रिजेस वगैरह पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से चलते हैं कि गवर्नमेंट और प्राइवेट एंटिटीज कोलैबोरेट करके करती हैं। बट अभी रिसेंटली पाया यह गया है कि कुछ सालों में, 2-3 सालों में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर गिर गई है। अगर कंट्री में टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट जो हो रही है उसमें अगर प्राइवेट का शेयर पहले 40% था तो अब 20% हो गया है। प्राइवेट का शेयर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट में कम हो गया है। This huge demand for infrastructure financing is catered to by encouraging private investors PPP के थ्रू। और recent क्या है? The quantum of private financing flowing into the infrastructure sector has ebbed मतलब पीछे जा चुकी है to around 20% of total funding। नाउ इसके रीजंस क्या क्या हैं कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में कम क्यों हुई है? एक,
इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर को फाइनेंस प्रोवाइड करने वाला बहुत बड़ा सेक्टर था एनबीएफसी सेक्टर। और जैसा कि आप लोग जानते हो, जीएस इकोनॉमी सीरीज लेक्चर्स में हमने करा था कि एनबीएफसी सेक्टर क्राइसिस से गुजरा था 2018-19 में, और तब से प्राइवेट लोगों को, प्राइवेट इन्वेस्टर्स के पास फाइनेंस की कमी होगी और इसीलिए वो इन्वेस्ट नहीं कर पाए। दूसरा, फाइनेंशियल चैलेंजेस फेस्ड बाय इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज। पैसा इन्वेस्ट कर दिया, प्रोजेक्ट फंस गया, बैंक से लोन लिया हुआ प्रोजेक्ट फंस गया तो उससे पैसा नहीं कमा पा रहे, और पैसा नहीं कमा पा रहे तो बैंकों का लोन वापस नहीं कर पा रहे, तो इसलिए फाइनेंशियल चैलेंजेस है। दूसरा, इनएडिक्वेटली डेवलप्ड इंडियन मार्केट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग के लिए स्पेसिफिक बॉन्ड्स जो होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड्स, वो अच्छे से डेवलप नहीं है। ठीक है। Reviving private investment flows into infrastructure creation to more sustainable levels around 40%. 40% जरूरी है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप 4.5 ट्रिलियन का टारगेट पूरा करना चाहते हो। ठीक है। नाउ ये कैसे किया जाएगा? अगर आप प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहते हो, उसके लिए आप कैसे बढ़ा सकते हो? रिफ्रेशिंग इंस्टीट्यूशंस एंड पॉलिसीज फॉर चैनलिंग फाइनेंस, यानी कि आप एनबीएफसी सेक्टर को रिफ्रेश करो, मतलब और बेटर करो, इंस्टीट्यूशंस चेंज करो फाइनेंस के, कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट अच्छी करो, बैंकिंग का सिस्टम अच्छा करो ताकि फाइनेंस की कमी ना आए। एक तो ये। दूसरा जो पॉइंट है ना वो ये है कि जो करंट मॉडल्स है ना पीपीपी के, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के जो करंट मॉडल्स हैं, उनमें बहुत रिफॉर्मेशन की जरूरत है। द करंट पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो इकोसिस्टम है वो काफी ज्यादा इनएफिशिएंट है। उसे रिफॉर्म करोगे तो ऑटोमेटिकली प्राइवेट इन्वेस्टर्स ज्यादा आएंगे। करंट इकोसिस्टम में ना प्राइवेट इन्वेस्टर्स को इतना इंसेंटिव ही नहीं है, उन्हें इतना लगता ही नहीं कि इस गवर्नमेंट के साथ पार्टिसिपेट करने से वो पैसा ज्यादा कमा सकते हैं। तो जब उन्हें प्रॉफिट नहीं दिख रहा तो वो कोलैबोरेट क्यों करेंगे, इतना पैसा क्यों लगाएंगे? तो इस इकोसिस्टम को चेंज करने की जरूरत है। ठीक है। अब इस इकोसिस्टम को चेंज करने के लिए 2015 में गवर्नमेंट ने विजय केलकर कमेटी बिठाई थी, उसने कई रिकमेंडेशंस दी थी। बट ये आर्टिकल कुछ और रिकमेंडेशंस भी दे रहा है, कुछ विजय केलकर कमेटी की रिकमेंडेशंस है, कुछ अपनी रिकमेंडेशंस दे रहा है। वो यहां दी हुई है, व्हाट शुड बी डन। तो आई वुड एडवाइज यू ऑल, आप अपने नोट्स में ये पढ़ लेना। ठीक है। इसमें कई सारी चीजें लिखी हुई हैं कि कैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट को आप अमेंड कर दो, क्योंकि ब्यूरोक्रेट्स है ना प्राइवेट इन्वेस्टर्स के साथ अच्छे से नेगोशिएट ही नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें डर होता है कि थोड़ा सा भी उन्हें बेनिफिट दिया प्राइवेट इन्वेस्टर्स को तो करप्शन के चार्जेस लग जाएंगे, राइट। तो डर डर के फाइलें ही नहीं पास करते। तो आपको एक प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट करना चाहिए कि रियलिस्टिक जो प्राइवेट सेक्टर है उन्हें बेनिफिट्स दिए जा सके, तभी तो प्राइवेट सेक्टर आएगा। और ब्यूरोक्रेट्स बिना डर के उन्हें ये बेनिफिट्स दें, क्यों? बिना डर के कि उन पे प्रोसिक्यूशन चला दी जाएगी लीगल करप्शन की। ठीक है। तो इसे अमेंड करो वगैरह वगैरह, और बहुत सारे प्रोविजंस हैं, वो आप अपने नोट्स में से देख सकते हो। ऑलराइट। ठीक है। चलो नेक्स्ट इश्यू पे आ जाते हैं। हाँ, ये ना मैंने एक कंक्लूजन एक आर्टिकल में, इसी आर्टिकल में, इंडियन एक्सप्रेस के आर्टिकल की एंड की लाइंस थी, ये मैंने आपके नोट्स में आपके साथ शेयर कर ली हैं। ये जो लाइंस है ना, ये आंसर्स की कंक्लूजन में बहुत काम आ सकती हैं। ये बताएगी कि इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग क्यों इंपॉर्टेंट है वगैरह वगैरह। तो इस इस पैराग्राफ को जरूर पढ़ लेना और कोशिश करना कि अपने आंसर्स की कंक्लूजन में से यूज कर सको। क्लियर? ठीक है। नेक्स्ट इशू है रेजोल्यूशन ऑफ इंसॉल्वेंसी। अब ये चीज न्यूज में क्यों है, इससे रिलेटेड हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में आर्टिकल्स क्यों आए हैं? वेल, जैसे कि हम पिछली कुछ वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, और अगर आप न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हो तो आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आईबीसी प्रोसीडिंग्स को उस पे वो लगा दिया था, मोरेटोरियम लगा दिया था कि किसी भी कंपनी पे, किसी भी स्ट्रेस्ड कंपनी पे ये लॉकडाउन के फेज के दौरान जो बैंक्रप्सी की प्रोसीडिंग्स है ना वो नहीं लागू की जाएंगी। उसकी सिंपल रीजनिंग ये थी कि ये लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे कॉर्पोरेट कंपनीज को ना फाइनेंशियल स्ट्रेस हो रहा है, तो फाइनेंशियल स्ट्रेस होगा तो उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन खराब हो जाएगी। फाइनेंशियल सिचुएशन खराब हो जाएगी तो बैंक्स उन पे बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग स्टार्ट कर देंगे, बैंक्रप्सी केसेस स्टार्ट कर देंगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि क्योंकि ये एक्ट ऑफ गॉड था, ये इनकी गलती नहीं थी, ये इनके फाइनेंशियल गलती नहीं थी, ये पैंडेमिक की गलती थी जिसकी वजह से इन पे फाइनेंशियल स्ट्रेस आ रहा है। तो ये कुछ 6 महीनों तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा है कि जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं उन पे आईबीसी प्रोसीडिंग्स नहीं स्टार्ट की जाएंगी। बट ये जो गवर्नमेंट ने वो लगाया था ना, जो सस्पेंशन लगाई हुई थी आईबीसी प्रोसीडिंग्स पे, उसका टाइम पीरियड खत्म होने वाला है, और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जैसे ये टाइम पीरियड खत्म होगा ना,
एकदम से बहुत सारे कॉर्पोरेट्स या कॉर्पोरेट कंपनीज आएंगी जिन पे बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएंगी। नाउ कॉर्पोरेट्स की बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स जितनी जल्दी रिजॉल्व हो उतना बेटर है। अब एकदम से जैसे ये पीरियड खत्म होएगा, एकदम से जब प्रोसीडिंग ज्यादा आ जाएंगी तो बर्डन भी ज्यादा आ जाएगा, राइट तो ये जो दो आर्टिकल्स है ना, ये एक्चुअली पता क्या करते हैं, ये दो आर्टिकल्स पहले तो गुणगान करते हैं आईबीसी के बारे में कि आईबीसी के आने की वजह से, स्पेशली हिंदू का आर्टिकल, कि आईबीसी के आने की वजह से कैसे इंडिया में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बेटर हो गया, बैंक्स का पैसा रिकवर होना शुरू हो गया, बैंक्रप्सी केस अगर अच्छे से जाएंगे, ईज ऑफ क्रेडिट फ्लो अच्छा हो गया, इन्वेस्टर्स के लिए अच्छा हो गया, तो क्या क्या फायदे हैं आईबीसी के। और फिर उसके बाद यही हिंदू का आर्टिकल और ये एक्सप्रेस का आर्टिकल बताएगा कि फर्दर क्या क्या चेंजेस की रिक्वायरमेंट है एक्सक्यूज मी, फर्दर क्या क्या चेंजेस की रिक्वायरमेंट है जिससे सिचुएशन और बेटर हो सकती है, क्योंकि अभी कॉर्पोरेट स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, करंटली फाइनेंशियल स्ट्रेस बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। तो और क्या हम कर सकते हैं आईबीसी में जिससे ये स्मूथली केसेस रिजॉल्व हो जाएं बैंक्रप्सी के। ऑलराइट, तो सबसे पहले हिंदू का आर्टिकल ही देख लेते हैं कि क्या क्या फायदे रहे हैं। ठीक है, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर क्रेडिटेड रिफॉर्म्स लाइक जीएसटी, आईबीसी एंड अदर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स फॉर अ सर्ज इन एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2019-20 में ना इंडिया में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, क्लोज टू $74.5 बिलियन आई थी। उसका रीजन ये था कि इंडिया ने कुछ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लिए थे 2016 में, जैसे कि जीएसटी, आईबीसी और बहुत सारी चीजें, राइट। IBC has been far-ranging and structurally significant reform that has transformed insolvency resolution in India. बिल्कुल सही। Replacing a rather inefficient bankruptcy law regime, IBC के आने से पहले, IBC 2016 में आया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। इससे पहले इंडिया में बैंक्रप्सी केसेस को रिजॉल्व करने की जो रिजीम थी ना, वो बहुत ज्यादा इनएफिशिएंट थी। अब इनएफिशिएंसी हम कैसे देखते हैं? पहले जो बैंक्रप्सी केसेस को रिजॉल्व करती थी ना रिजीम, बहुत सारे लॉज थे, उसमें टाइम बहुत लगता था क्योंकि कोर्ट्स में केस जाते थे। तो एक तो बैंक्रप्सी केसेस को टाइम बहुत लगता था, और जो क्रेडिटर्स हैं, बैंक्स हैं, उनका जो पैसा रिकवर होता था वो ही बहुत कम होता था, तो रिकवरी रेट बहुत कम था। तो कोई बैंक्रप्ट हो गया, एक तो ज्यादा टाइम लग रहा है, बैंक का पैसा ज्यादा टाइम तक फंसा हुआ है, और पैसा भी कुछ खास रिकवर नहीं हो रहा है। ठीक है, now replacing a rather inefficient bankruptcy law regime, the IBC has focused on time bound resolution, ये कम करो, rather than liquidation, as an empowering tool to support companies falling within its ambit. Now IBC का main aim ना पता क्या होता है? देखो, कोई भी bankruptcy केस होता है ना, जैसे मान लो ये कंपनी A है, ये बैंक्रप्ट हो जाती है ना, इसे बहुत सारे बैंक्स ने लोन दिया हुआ है, ये सारे बैंक्स मिलके बना लेते हैं कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स। नाउ ये कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स अपना पैसा कैसे रिजॉल्व कर सकते हैं? इनके पास दो रास्ते हैं। एक इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को अपॉइंट करके इसकी कंपनी को टर्न अराउंड कर दो, इसकी कंपनी में मैनेजर्स चेंज कर दो, इसकी कंपनी में बिडर्स बुला लो, कोई और बाहर कोई कंपनी होगी, जैसे बी कंपनी होगी, उसको बोल दो कि इसमें 30% शेयर खरीद लो, 40% शेयर खरीद लो, वो पैसा आएगा, उससे कुछ पैसा चला जाएगा, प्लस ये कंपनी सरवाइव कर जाएगी, चलने लग जाएगी, और जैसे ये कंपनी चालू हो जाएगी इनका पैसा रिकवर हो जाएगा। नाउ इस प्रोसेस को जब आप कंपनी को कोशिश करते हो कि ये बच जाए और चलती रहे, उसे हम कहते हैं रेजोल्यूशन। और जब इस कंपनी से कोई आस नहीं है कि इससे पैसा रिकवरी नहीं हो सकता, कंपनी डूब गई, तो इस कंपनी के जितने भी एसेट्स हैं उन्हें बेच बूझ के बैंकर्स अपना पैसा निकाल लेते हैं। उस प्रोसेस को हम कहते हैं लिक्विडेशन। नाउ आईबीसी से पहले जो टेंडेंसी होती थी ना, वो होती थी लिक्विडेशन की, कि हमने इस कंपनी को क्या रिजॉल्व करना है, इस कंपनी को क्या बचाना, हम इस कंपनी के सारे एसेट्स बेच बूझ के खत्म करो, इस कंपनी को बेच बूझ के अपना पैसा जितना निकलता है निकालो, कोलैटरल से निकाल लो, कंपनी के पूरे एसेट्स बेच बूझ के निकाल दो। ठीक है, लिक्विडेशन की टेंडेंसी थी। बट कहते ये हैं कि इकोनॉमी के लिए बेटर पता है क्या है? इकोनॉमी के लिए बेटर है कि आप इस कंपनी को मरने ही ना दो, डाई डाउन होने ही ना दो, आप इसे रिवाइव करो, राइट? उसे हम रेजोल्यूशन कहते हैं। तो आईबीसी के आने के बाद आपकी कोशिश रही है रेजोल्यूशन की, जैसे ये रिजॉल्व हो जाएगा, कंपनी ठीक हो जाएगी, बैक ऑन ट्रैक आ जाएगी, इनका पैसा भी रिकवर हो जाएगा, कंपनी भी चलती रहेगी। ठीक है, तो आईबीसी ये बेटर है। Its core implication has been to allow credit to flow more freely to and within India while promoting investor and investee confidence. अब
बैंकर्स तभी इंडिया के कॉर्पोरेट्स को पैसा देंगे ना अगर उन्हें पता है कि कल को ये कंपनी बैंकरप्ट हो जाए, उनका पैसा रिकवर हो जाएगा, राइट? अगर बैंकरप्सी या इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स ही आपकी खराब है आपके कंट्री में, लीगल रिजीम, तो बैंकर्स या इन्वेस्टर्स भी डरेंगे पैसा देने से। तो इसीलिए जैसे ये रिजीम आई, इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस बढ़ा, बहुत सारे इन्वेस्टर्स इंडिया में आए कि अगर पैसा डूब भी गया तो भी रिकवर अच्छा हो सकता है, राइट? और ए को भी इतनी टेंशन नहीं हुई, जो बोरोवर है, जो इन्वेस्टमेंट ले रहा है, उसको भी खुशी है। क्यों? क्योंकि अब आईबीसी की कोशिश होती है रेजोल्यूशन की, ना कि लिक्विडेशन की, ठीक है? तो दोनों का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इन्वेस्टर इन्वेस्टी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट निकाली थी, उस रिपोर्ट में बहुत फायदे गिनाए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इन इट्स ईयर एंड समरी प्रेस रिलीज मेंशन्ड द सक्सेसेस ऑफ आईबीसी। दीज आर रैपिड राइज इन ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग, हमारा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में रैंक बढ़ा है। अच्छा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक इंडिकेटर होता है, 10 इंडिकेटर्स हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग्स में, उसमें एक इंडिकेटर है रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी, हमारा उस पर्टिकुलर इंडिकेटर में भी रैंक बढ़ा है। अकॉर्डिंग टू द रिजॉल्विंग इंसॉल्वेंसी इंडेक्स, India's ranking improved 52 in 2019 from 108, 56 प्लेसेस हमने जंप करी है। इतना अच्छा आपने रेजोल्यूशन प्रोसीजर कर लिया, वे बेटर कर लिया। रिकवरी रेट आपका बढ़ गया, टाइम पहले लगता था रिकवरी खराब होती थी, अब आपका रिकवरी रेट बढ़ गया। पहले सिर्फ 26.5% पैसा रिकवर होता था बैंक्स का, अब वो बढ़ के 71.6 हो गया है, ठीक है? ओवरऑल टाइम टेकन इन रिकवरी ऑल्सो इंप्रूव नियरली 3 टाइम्स। पहले 4.3 इयर्स लगते थे ऑन एवरेज एक बैंकरप्सी केस को रिजॉल्व होने में, अब टाइम वो कम हो चुका है 1.6 इयर्स तक। तो काफी ज्यादा बेटरमेंट हुई है, टाइम भी कम हुआ है, राइट? अच्छा, आईबीसी और बेटर करने के ना, ये आईबीसी बेटर हम तभी कहेंगे, आईबीसी को अच्छा करने के ना 2 मेजर ड्राइवर्स हैं। 2 कारणों से आईबीसी बेटर होता है, ठीक है? एक, शॉर्ट टाइम लगे, जल्दी ही फटाफट से केस रिजॉल्व हो जाए, और फोकस ऑन प्रायोरिटाइजिंग रेजोल्यूशन रादर देन लिक्विडेशन। आईबीसी अच्छा तभी काम करेगा अगर ये जल्दी केसेस रिजॉल्व हो जाए और फोकस आपका रेजोल्यूशन पे ज्यादा है रादर देन बेच बूझ के खत्म करो लिक्विडेशन से ज्यादा, ठीक है? नाउ करंट एकदम से जो आईबीसी पे अभी केसेस आएंगे बिकॉज लॉकडाउन की वजह से, हमारा फोकस इसी तरफ, इन दोनों चीजों पे ही होना चाहिए। और इन दोनों चीजों को अच्छा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, वो रिकमेंडेशंस दी हुई है, ठीक है? तो क्या रिकमेंडेशंस हैं ये आप देख लेना। एक रिकमेंडेशन मैं आपको बता देता हूं, वैसे तो आपको सारी रिकमेंडेशंस पढ़ोगे आपको समझ आ जाएगी, बट एक रिकमेंडेशन है इस आर्टिकल की, वो है प्री पैक्ड इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन। के वेस्ट में ना कई कंपनीज पता क्या करती हैं, बैंकरप्सी होने से पहले ही, बैंकरप्सी के अभी वो नहीं लग रहे हैं आपको, चांसेस नहीं लग रहे हैं, बट उससे पहले ही आपने एक प्लान बनाया हुआ है कि कल को अगर बैंकरप्सी हो जाती है तो हम कैसे अपने आप को रिजॉल्व करेंगे। उन्हें हम कहते हैं प्री पैक्ड या प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन। तो ये आर्टिकल रेकमेंड करता है कि गवर्नमेंट को ऐसा सिस्टम बना देना चाहिए जिसमें ना जितने भी कॉर्पोरेट्स हैं वो प्री पैकेज इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन के साथ आए। ये ओवरऑल लॉन्ग टर्म में तो इंपॉर्टेंट है ही, करंट केसेस में भी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि अभी लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे केसेस बैंकरप्सी के आने वाले हैं। तो प्री पैकेज अगर इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन होगी तो उसको टाइम कम लगेगा। क्लियर? बाकी सारी रिकमेंडेशंस आप देख लेना। हाँ, ये जो यहां पे लिखा हुआ था ना, ये एक ना बैंकरप्सी लॉ रिफॉर्म्स कमेटी की भी रिपोर्ट थी, उसने भी ये बोला था कि जल्दी करना चाहिए रेजोल्यूशन। जल्दी क्यों करना चाहिए? जितना आप लेट करोगे ना उतना रेजोल्यूशन मुश्किल हो जाएगा और चांसेस होंगे लिक्विडेशन के ज्यादा। जितना टाइम लगाओगे उतना ज्यादा लिक्विडेशन का चांसेस ज्यादा बनेंगे। अगर जल्दी कर दोगे तो रेजोल्यूशन के चांसेस ज्यादा होते हैं, लेट कर देते हो ना जब आप, तो फिर लिक्विडेशन ही ज्यादा सेंस बनाती है, ठीक है? तो इसीलिए जल्दी करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलो, कंक्लूजन अगेन, ये आपके मेंस के आंसर्स के लिए एक आर्टिकल से मैंने कंक्लूजन निकाला हुआ है, तो वो कंक्लूजन आप देख सकते हो, ठीक है? ये अपने आंसर्स में जरूर यूज करना। हाँ, बिफोर कंक्लूडिंग दिस पर्टिकुलर न्यूज आइटम, यहां पे एक और चीज लिखी हुई है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज के बारे में आपको पता है अगर आप जीएस इकोनॉमी के लेक्चर्स फॉलो कर रहे हो, तो एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज को भी परमिशन मिलनी चाहिए आईबीसी में पार्टिसिपेट करने की, वो भी एक रिकमेंडेशन दी है,
ठीक है, तो ये इससे कंफ्यूज मत होना। एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज क्या हैं वो आपको आपके नोट्स में पता चल जाएगा जीएस इकोनॉमी के। ठीक है, खैर हम लास्ट आइटम पे आ जाते हैं, विच इज ग्रीनिंग एमएसएमईज। नाउ इसके बारे में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपको नोट्स में आपके मिल जाएंगी। आंसर लिखने के लिए जो आपको मटेरियल चाहिए वो भी नोट्स में मिल जाएगा। आप बस अभी मुझे ध्यान से सुनना, मैं बेसिक क्रक्स बता देता हूं आपको आर्टिकल का। क्रक्स देखो ये है कि ना, ये जो लॉकडाउन का फेज आया ना, इसमें सबसे ज्यादा नुकसान भुगता है एमएसएमई सेक्टर ने। ठीक है, नाउ एमएसएमई सेक्टर हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ फॉलोइंग रीजंस। रीजन नंबर 1, इसे हम अपनी कंट्री की बैकबोन कहते हैं एमएसएमई सेक्टर को। क्यों कहते हैं? 30% आपकी जीडीपी में कंट्रीब्यूशन एमएसएमई सेक्टर से आता है। 6 करोड़ MSMEs in our country provide employment to nearly 11 करोड़ people। 11 करोड़ लोगों का रोजगार MSME सेक्टर से है। MSME ना हो तो इंक्लूसिव ग्रोथ ना हो आपके कंट्री में। ठीक है, नेक्स्ट, इन नेक्स्ट 5 to 6 years MSMEs are envisaged to contribute 50% to India's GDP and generate 15 करोड़ jobs। ठीक है, तो ये सेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको बचाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जब ये सेक्टर लॉकडाउन के दौरान स्ट्रेस में आया था तो गवर्नमेंट ने इस पे सबसे ज्यादा फोकस करा। गवर्नमेंट ने जो आत्मनिर्भर भारत पैकेज निकाला था ना, आत्मनिर्भर भारत पैकेज, उसमें एमएसएमई के लिए काफी इन्होंने रिलीफ मेजर्स निकाले थे। उससे एमएसएमई सेक्टर को फायदा तो काफी हुआ है। बट ये आर्टिकल ना आत्मनिर्भर भारत को क्रिटिसाइज पता है किस चीज की वजह से करता है? ये कहता है कि आपने एमएसएमई को बचाने के लिए फाइनेंशियल ऑप्शंस तो दे दी ताकि एमएसएमई बच सके, पर फ्यूचर में एमएसएमई ना बच नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में एमएसएमई इसलिए नहीं बच पाएगा क्योंकि अभी ना एक शिफ्ट चल रहा है ग्लोबल इकोनॉमी में। वो शिफ्ट क्या है? वो शिफ्ट है टुवर्ड्स ग्रीन टेक्नोलॉजीज या ग्रीन बिजनेस प्रोसेसेस। जितनी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो ग्रीन टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज कर रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी यूज कर रहे हैं, फॉसिल फ्यूल्स कम से कम यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब ग्रीन टेक्नोलॉजी यूज करने के ना बहुत फायदे हैं। वो बहुत सारे फायदे क्या है? एक, कहते हैं ग्रीन टेक्नोलॉजी या रिन्यूएबल एनर्जी जब आप ज्यादा यूज करते हो आप जॉब ज्यादा क्रिएट करते हो। ठीक है, दूसरा, आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है कंट्री में, एनवायरमेंट बेटर होता है। ठीक है, तो यहां आत्मनिर्भर भारत को क्रिटिसाइज क्या करा है? इन्होंने बोला कि आपने एमएसएमई को बचाने के लिए फाइनेंशियल स्टेप्स तो ले लिए, बट आपको और स्टेप्स लेने चाहिए थे ताकि आप एमएसएमई को ट्रांसफॉर्म कर सको ग्रीन टेक्नोलॉजीज की तरफ। जितने भी बड़ी बड़ी कंट्रीज है ना, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनका जो फिस्कल पैकेज था ना, ये आत्मनिर्भर भारत को हम गवर्नमेंट का फिस्कल पैकेज कहते हैं कि उनका जो फिस्कल पैकेज था वो ग्रीन था। क्यों? क्योंकि उनके फिस्कल पैकेज में उन्होंने जो बेनिफिट्स दिए हैं ना, वो बेनिफिट्स ऐसे बनाए हैं कि दैट वुड इंसेंटिवाइज ग्रीन टेक्नोलॉजीज। उन इंडस्ट्रीज को फायदा पहुंचाया है थ्रू फिस्कल पैकेज जो ग्रीन है, जो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल है। इंडिया के फिस्कल पैकेज को हम ब्राउन कहते हैं। ब्राउन क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी की तरफ ध्यान ना देके सिर्फ इकोनॉमी की तरफ ध्यान दिया है। ग्रीन फिस्कल पैकेज वो होता कि आप इकोनॉमी की तरफ तो ध्यान दे रहे हो, बट इकोनॉमी में उन चीजों की तरफ ध्यान दे रहे हो जो ज्यादा एनवायरमेंटली सस्टेनेबल है। तो इधर बोला गया है कि आत्मनिर्भर भारत के थ्रू आपको एमएसएमई को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए था। आपको एमएसएमई को ऐसे फायदे पहुंचाने चाहिए थे, जैसे टैक्स ब्रेक दे दो और बहुत सारे 3-4 इंसेंटिव्स दे दो, जिससे एमएसएमई अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर दे ग्रीन टेक में। ठीक है, ये चीजें बोली हुई हैं इसमें। सिग्निफिकेंस तो पता चल गया। बाकी ये बोला है कि ट्रांजिशन नहीं कर पा रही है, हमारा फिस्कल पैकेज ब्राउन है, तो इसके लिए अच्छा ये भी लिखा हुआ है कि ग्रीन ट्रांजिशनिंग इंपॉर्टेंट क्यों है? एमएसएमई सेक्टर को ग्रीन करना क्यों इंपॉर्टेंट है? एक, जॉब ज्यादा आएंगी। ठीक है, और जॉब्स के ऊपर रिसर्च हुई है, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स ने बोला है कि जब आप ग्रीन टेक्नोलॉजीज में 1 मिलियन इन्वेस्ट करते हो तो वो आपको कम से कम 7 जॉब्स देती है, एज कंपेयर टू जब आप 1 मिलियन इन्वेस्ट करते हो फॉसिल फ्यूल्स में तो 2.65 जॉब्स बनती है। ठीक है, एमएसएमई लेड ग्रीन ट्रांजिशन कैन क्रिएट मिलियंस ऑफ एडिशनल जॉब्स इन द कंट्री एट लोअर एडिशनल कॉस्ट। ठीक है, और बहुत फायदे हैं।
अगर एमएसएमई का बिजनेस केस भी नहीं बन रहा है कि आप एमएसएमई को बोलते हो कि देखो आपको फायदा होगा अगर आप ग्रीन टेक्नोलॉजीज की तरफ जाते हो, और वो फिर भी नहीं जाते, तो गवर्नमेंट को और इंसेंटिव्स लेके आने चाहिए उनको ट्रांसफॉर्म करने के लिए। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है जिससे एमएसएमई सेक्टर ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाए या ग्रीन बिजनेस प्रोसेसेस फॉलो करने लग जाए, वो यहां पे दिए हुए हैं। तो ये आप अपने नोट्स में से देख सकते हो, ठीक है, यही सारी चीजें दी हुई हैं। ऑलराइट, तो ये मतलब है इससे रिलेटेड मेंस में क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं, एंड आई एम गिविंग यू दिस इन राइटिंग कि आपको मेन जो आपका वीकली मेंस का टेस्ट होने वाला है उसमें इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, ठीक है। अगर नहीं पूछा जाएगा तो मे बी मैंने आपको स्टंप कर दिया, बट जरूर पूछा जाएगा, ऑलराइट, क्योंकि क्वेश्चन बनता ही है। ग्रीनिंग ऑफ एमएसएमई काफी अच्छा क्वेश्चन बनता है मेंस लायक। Clear? So that's it from my side, guys. I hope you liked the lecture. I hope you understood all the important current affairs with respect to economy. अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज राइट टू अस ऑन WhatsApp और एनी अदर पोर्टल्स दैट वी हैव प्रोवाइडेड यू, ठीक है। अगर अगेन और कोई भी प्रॉब्लम होती है देन फील फ्री टू कॉल अस ऑल्सो। ऑलराइट, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, गाइज। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम विद मोर स्टफ। थैंक यू।